नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय सिया राम। लेट हुआ थोड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 10-12 मिनट लेट हो गया। आज कमेंट बॉक्स में भी प्राण प्रतिष्ठा का अभिवादन सिला चलता हुआ। पूरा राम का नाम तो सिया राम के साथ ही लिया जाता है ना, जय सिया राम। सीता जी तो आ ही नहीं रही। फिलहाल चलिए, 5 साल के राम आए हैं तो सीता जी कहाँ से साथ आएंगी, है कि नहीं। हम्म आज कैमरे का फोकस किस पर ज्यादा रहेगा, श्री राम भगवान पर कि किसी और पर? मीडिया का। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, ये पूरा हुआ। आवाज स्लो आ रही है। ओह, आवाज को बुलंद किया जाए। हम्म हम्म यूपी पीसीएस देना है, यूपी स्पेशल करंट कहाँ से पढ़ें? मैंने तो पढ़ा रखा भाई, यूपी स्पेशल करंट वो सबके लिए है। चलिए चलो, आज एक लोग कह रहे थे सर सुबह छुट्टी कर दीजिए, आज श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद। अरे श्री रामचंद्र जी आज के हैं, श्री रामचंद्र जी तो बहुत पहले से हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई चीजें ऐसे बवाल करके दिखाया जाता है ना कि ये पहली बार हुआ है, तो आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है। नहीं, श्री रामचंद्र जी पहले से ही थे, उनका आशीर्वाद आपको पहले से ही मिल रहा था। राम राज तभी आएगा जब आप नौकरी पाएंगे अपने आपके घर में, तभी राम राज आएगा। ऐसे मंदिर जाने से, मंदिर बन जाने से राम राज नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोगों का राम राज आएगा। अयोध्या में जो पुजारी हैं उनका राम राज आएगा, उनके नाम पे जो वोट मांगेंगे उनका राम राज आ जाएगा उनके घर पे, और जो वहाँ पे फूल पत्ती ये सब बेचेंगे उनका राम राज आ जाएगा। अमिताभ बच्चन का राम राज आ जाएगा, 16 करोड़ की जाके जमीन खरीद लेंगे अयोध्या में, वहां पे रेस्टोरेंट बना देंगे और वहां के लोगों को हटा दिया जाएगा, तो राम राज उनके लिए आएगा। तो आप अपने घर में राम राज लाना चाहते हैं तो पढ़िए और नौकरी पा जाइए, नहीं तो राम राज जिंदगी में नहीं आएगा। इसी सोच और विचार के साथ शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। शुरू करें। आज पॉलिटी का तीसरा कंपाइलेशन है। हाँ ले चुके भाई, आए रजिस्ट्री करा के गए। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं। हमारा रामराज आएगा आर्टिकल याद करने से। ज्यादा उन सब के चक्कर में मत पड़ो, टीवी में देखो और अपनी पढ़ाई करो, आनंदित रहो। 7.5 करोड़ रुपए का दिया जलाया गया, सोचो।
7.5 करोड़ रुपए का दिया जलाने की क्या जरूरत है भाई? राम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बन गया, सब कुछ है। 7.5 करोड़ रुपए का, वो भी एक दिया, एक दिन के लिए, और उसमें 21,000 लीटर तेल डाला गया। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? ये 7,500 करोड़ में कितने मशीन आ जाती कोरोना चेक करने वाली, MRI, वेंटिलेटर कितने आ जाते? साढ़े, और लापरवाही देखिए, ये तेल बनाया, ये जो है, अब वहां पे सब जुटे हैं, वैसे मूर्ख लंपट जुटे होंगे भाई, तभी तो ऐसा हो पाया, नहीं तो कैसे हो जाता? ऐसे दिया बनाया, ऐसे, अब ऐसे दिया बना के यहाँ पे कितने कुंटल की बाती लगाएगी? ऐसे मान लो ऐसे बाती लगा दी गई इसमें, अब जो बाती लगाई गई, तो अब दिया में क्योंकि सोच रहे हैं कि तेल कम खर्च हो, तो इसी के नीचे पन्नी बिछा दी गई, पॉलीथीन लगा दिया गया। अब बताओ, पॉलीथीन लगा दिया गया। अब पॉलीथीन चूंकि तेल कम सोखेगा, सोच रहे थे दिया कम तेल सोखेगा, पॉलीथीन धीरे धीरे गर्म हुआ, पॉलीथीन पकड़ दिया, आग लग गई। 21,000 लीटर तेल एक साथ जल के भस्म हो गया, 1 मिनट में खत्म, दिया खत्म, 7,500 करोड़ खत्म, 7.5 करोड़ खत्म। बस यही सुने हैं। सौम्या तिवारी जी कह रही हैं अल्लाह अकबर हो गुरुजी, अगर राम का नाम, बस राम के बदले राम का नाम नहीं लेने पे एक ही नाम आता है, अल्लाह अकबर। अरे सुधार लो दिमाग को, क्यों वहां फंस रहे हो जहां दलदल है? निकल जाओ वहां पे। इतिहास गवाह है, मुसलमान पीछे, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान पिछड़ गए जब भारत का आधुनिकीकरण हो रहा था। आखिर अंग्रेज तो हम पे राज किए थे, अंग्रेज हिंदुओं पर भी राज करते थे, मुस्लिमों पर भी राज करते थे, लेकिन मुस्लिम पिछड़ क्यों गए? जैसे जैसे आधुनिकीकरण आया, तुरंत उस टाइम मुस्लिम पिछड़ते गए, और उसी मुस्लिम के पिछड़ने को दिखाया अंग्रेजों ने डर, कि अगर मैं यहां से चला गया तो शासन आपके ऊपर हिंदू करेंगे, क्योंकि आप तो आगे जा ही नहीं रहे, असेंबली में जा ही नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। क्यों अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते थे मुस्लिम उस समय? कंपेरेटिवली बोल रहा हूं मैं, कंपेयर करें अगर हिंदू मुस्लिम में, क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो अपने धर्म से चिपक गए थे। उनके जो आका थे, मुस्लिम के जो आका थे, उनको बताए थे कि एकदम धर्म से चिपके रहो, धर्म से वो अपना कट ही नहीं पाए। और हिंदू की धर्म आजादी देता था, लिबरल था, तो वो अपना हिंदी भी पढ़ा, उर्दू भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, आगे बढ़ा। तो मुस्लिम और हिंदू इसी वजह से एक गैप आ गया, और जब एक गैप आया तो इसी वजह से जो अंग्रेज थे वो डर दिखाने में कामयाब हो गए कि अगर हम चले गए तो हिंदू आप पर राज करेंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। जब एक मित्र आगे चला जाता है ना, दूसरा मित्र अपने आप अलग रास्ता निकालने की कोशिश करता है। तो उसी रास्ते पर मत आ जाइए कि एकदम अपने धर्म से चिपक जाइए। धर्म है, धार्मिक मामला है, पूजा करिए, पाठ करिए, हम भी पूजा करके आते हैं, डेली पूजा करते हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि धर्म से एकदम ऐसा चिपक जाइए कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, ठीक? और आपको भी चिपकाने की कोशिश की जा रही है। 10वीं क्लास पास नहीं हुए उत्तर प्रदेश में, भगवा रंग, जय श्री राम, जय श्री राम, आग लगा देंगे मुस्लिमों को। फिलहाल चलो, चलो चलो, हमको जो टारगेट करना है उसको करते हैं, फालतू की बहस में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ सेट रहती है उसको निकालना बहुत मुश्किल रहता है। समझाया उनको जाता है जो समझने का प्रयास करते हैं, जिनके दिमाग में सेट है बात, उनके सामने बोलोगे ना, मार खा जाओ। चलो फिलहाल सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है?
कौन सा वक्तव्य सही नहीं है निम्न में से? चलो बताओ भाई इसका। संविधान संशोधन विधेयक को संसद ने दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तीसरा है, प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? चलो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले जो जाकिर हुसैन साहब थे ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। तो ये भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। अच्छा, पहले उपराष्ट्रपति थे। हाँ, जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति दिया है तो गलत ही है। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। अब भाई चलो चलो वो छोड़ दो, कमेंटबाजी खत्म करो, अब टॉपिक पे आओ जिससे हमारा कल्याण होगा, ठीक है। जहां से हमारे घर में राम राज आएगा, जहां से आपका वनवास खत्म होगा, जहां से आपके माता पिता का वनवास खत्म होगा। जो आप अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ में वनवास कर रहे हैं, वो वनवास खत्म होगा। उस पर बात करते हैं, इससे खत्म होगा, ठीक है। आपका जब वनवास खत्म होगा तो आपके घर में राम राज आएगा, आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, ठीक है। मम्मी पापा को नहीं खुश करेंगे और बताएंगे उनको राम राज आ गया, मंदिर बन गया, आ जाएगा राम राज, तो उससे नहीं होगा। अपना खत्म करिए, वनवास अपना खत्म करिए और अपने मम्मी पापा के जीवन में भी राम राज लाइए, यही होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति तो थे ही नहीं, उपराष्ट्रपति कौन थे पहले? डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये जो सत्य नहीं है वो यही डी वाला सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा क्या है? राज्य विधानसभाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। यह बात बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? बिल्कुल सही। और दूसरा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या राज्य इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं कि राज्य विधानसभा के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या यह बात सही है? यह बात सही है? नहीं, दूसरी बात सही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सही नहीं है तो आंसर क्या निकल के आएगा? केवल एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान जो परिषद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली एंड पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो यही लोग भाग लेते हैं ना, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो ये निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित, जो लोकसभा है और राज्यसभा के उसके निर्वाचित प्लस नामांकित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो अंतर है दोनों में, तो आप समझ जाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही होगा,
ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए किसी को आप टॉपिक चेंज करने के लिए मत कहिए, कमेंट में जो कमेंट कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपने पे फोकस करिए। उनकी जीवन शैली है, स्वतंत्र हैं भाई, वो भी अपना करते जाइए। आप जब उनको कहते हैं आप चुप रहिए, तो इसका मतलब आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। छोड़ दीजिए, उनको जो टॉपिक पे चर्चा करनी है करने दीजिए, अच्छी बात है आपके लिए। आखिरकार एक दूसरे के आप लोग दुश्मन हैं, कंपटीटर हैं। जब तक एक के छाती के ऊपर पैर रख के आपको आगे बढ़ना है, तो दुश्मन को क्यों आगाह कर रहे हैं? भटकने दीजिए उनको, आप अपने ऊपर फोकस करिए, आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है। कथन एक क्या है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। क्या बात? उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। दूसरा क्या है कारण? इसका क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ भाई। तीसरे नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति होने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए दोनों सत्य हैं, और इसका जो है आपको जवाब मतलब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है। ठीक है, चलिए तो ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण है आर। ठीक है। दूसरा क्या है? चौथा क्या है? उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो पहला देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ये बात पहले ही पता चली है कि नहीं? और दूसरा, किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के समान ही होता है। चौथा है, औपचारिक महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। कौन सा इसमें सत्य नहीं है? चौथा नंबर सवाल का आप लोग बताएंगे। चलिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। ये बात किसमें कही गई है? 66(3) में कही गई है। 66(3)(c) में ये बात कही गई है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको 35 वर्ष की उम्र भी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उसके बाद वो योग्यता लागू होगी। चलिए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं? चलिए, लेकिन इसका जो डी ऑप्शन है, औपचारिक महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्यसभा में, और साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। एक प्रस्ताव आप राज्यसभा में पारित करिए, डालिए, और साधारण बहुमत से पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल हमारा क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति नंबर 1 क्या है? भारत के दूसरे सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति हैं। आपको पता होगा कि क्रम ना, हेरारकी पता होगा आपको। भारत के दूसरे सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति हैं उपराष्ट्रपति की, ये बात की जा रही है। नहीं, दूसरे तो नहीं है। उनके कार्यालय से कोई औपचारिक कार्य नहीं जुड़ा है। क्या ये बात सही है कि यह गलत है? ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है, या हटा दिया जाता है, या मर जाता है, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के संबंध में इसमें उपर्युक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के दूसरे सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति, हाँ ये ठीक है, हायरार्की की बात नहीं कर रहा है। तो ये तो ठीक है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, सभी इसमें सत्य हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी इसमें सही हैं, सभी सही हैं भाई। ठीक है, चलिए
चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? कौन इसमें रहे हैं उपराष्ट्रपति, ये बताना है आपको। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? ठीक है, रहे हैं भाई। और फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे हैं ना? नहीं। नीलम संजीव रेड्डी भी नहीं रहे हैं उपराष्ट्रपति। और शंकर दयाल शर्मा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 सही है। मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह थे वो 1979 से 84 1979 से 84 के बीच ये थे हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति। और शंकर दयाल शर्मा थे 87 से 92। शंकर दयाल शर्मा थे 1987 से 1992, ये उपराष्ट्रपति थे। तो पहला और दूसरा ठीक है, बाकी पहला और चौथा सही है, बाकी गलत है। आंसर इसका बी हो जाएगा 6 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति थे ही नहीं। ऐसा आता है सवाल, कौन से ऐसे हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं? तो आपको लगाना पड़ेगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, आगे सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राष्ट्रपति उनसे वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब है कि नई सरकार के गठन के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव कराया जाना चाहिए। और अगला क्या है? अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने कार्यालय में नई सरकार बनने तक पद पर बनी रहेगी। क्या पूछा है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? मतलब जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देगी तो स्थिति कौन से बताइए इसमें से नहीं होगी? तो जो पहली स्थिति है राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, तो यही सही है कि ये स्थिति नहीं होगी। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति शासन संवैधानिक विफलता के बाद ही लगता है ना, आर्टिकल 356। ठीक है, आर्टिकल 356। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश समूह के पास लोकसभा में केवल एक सीट है? किसके पास है भाई? गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ये आ सकता है सवाल। आंसर क्या हो जाएगा? जो चंडीगढ़ है, सिक्किम है और मिजोरम है, इसमें जो है लोकसभा में केवल एक ही सीट है। ठीक है, बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल एक सीट है इसमें। ठीक, चलिए। हाँ, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है हमारा? निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला वक्तव्य क्या है? धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा क्या है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है। तीसरा है धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 9 नंबर में सही हो जाएगा? देखिए 9 नंबर में केवल एक ही वक्तव्य सही है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं? 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, याद करना पड़ेगा, ये वो बोलने से नहीं सही होगा, ये याद करना पड़ेगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उनसे पूछेंगे जो आपके गांव में आज मोटरसाइकिल में झंडा लगा के निकल चुके हैं हर हर महादेव करके, उनसे पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे ये। ठीक है, तो इतिहास को सवाल पूछने देने पे जवाब भी रखिए। कहने का मतलब ये है कोई आपका विरोधी नहीं है, आपसे ज्यादा हिंदू हूं और आपसे ज्यादा कट्टर राम भक्त भी हूं मैं, ये भी जान लीजिए, लेकिन उस टाइप की कट्टरता नहीं है
जिस टाइप की उनको मार के तभी हम आगे बढ़े, नहीं उस टाइप की नहीं। अरे पढ़े लिखे अनपढ़ में अंतर होता है यार, पढ़े हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो कुछ तो अंतर होगा, होना चाहिए अंतर, बिल्कुल अंतर को, इसी अंतर को बरकरार रखिएगा। तो जिस दिन इस अंतर को आप मेंटेन कर लिए उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय शुल्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय शुल्क नहीं है? कौन नहीं है? ऋण जो भारत सरकार द्वारा चुकाया जाना है, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन, राज्यसभा के उपसभापति के भत्ते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और जो पेंशन है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। संचित निधि से लिया जाने वाला धन ये नहीं है, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन। 10 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को देखिए, क्षमा करना कर सकता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। बता सकते हैं ये अध्यादेश किसके अनुसार जारी करता है? चलिए क्षमादान का पहले बता दीजिए। क्षमादान का 72 होगा, आर्टिकल 72। और अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति जो करता है 1, 2, 3, 123। और आपातकाल घोषित करता है, आपको पता है 306 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, आपातकाल घोषित करता है 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन लगता है 356। ठीक है, पहले आफत आती है तब उसका शासन लागू होता है, तो पहले आपातकाल आया उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, चलिए, एक अदालत के न्यायाधीश को हटाना, ये आपका सही है कि नहीं है? ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के निम्नलिखित में कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? ये एक अदालत के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने देखा होगा आर्टिकल 1, 2 का 4 और 4, ठीक है, 1, 2, 4 का 4 में, इसमें जो अगर कदाचार, जो सिद्ध कदाचार है, सिद्ध कदाचार, हाँ, सिद्ध कदाचार या उसकी अक्षमता हो जाए, वो सक्षम नहीं है, अक्षमता के आधार पर ही इसको हटाया जा सकता है, तो ये बात गलत है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, चलिए भाई, अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड को विशेष दर्जा देता है? नागालैंड को विशेष दर्जा देता है अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद 371 डी। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी रटना पड़ेगा आपको कि ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 ए जो है वो विशेष दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये इस समय जैसे आप लोग विशेष दर्जा बहुत याद किए होंगे, सभी लोग याद किए होंगे कुछ ना कुछ, और इसमें, लेकिन इस प्रश्न से क्या याद करेंगे? इस प्रश्न से यही याद कर लेंगे कि 371 ए जो है वो नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इस बात को यहां याद कर लीजिए। और आप कुछ लोग उलझ जी इसलिए जाते हैं क्योंकि यार सब एक जगह मिलेगा तभी याद करेंगे, अब विशेष दर्जा वाला ये भी मिल जाता तो ज्यादा सही रहता। कुछ नहीं, एक मिला ना 371 ए, तो 371 ए यही याद कर लीजिए। आगे बढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? संसद के एक अधिनियम के द्वारा क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। अब बताओ भाई, 13 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है इसमें से? ये जो आपका नए राज्यों का प्रवेश है ये संभव नहीं है, बाकी ये तीनों संभव है। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका को संभव नहीं है, वो है आपका 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नए राज्यों का प्रवेश करना है अगर, तो क्या होगा? संसद कानून बनाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत, यह है आर्टिकल 2 के तहत, 3 नहीं है, आर्टिकल 2 है। ठीक है, चलिए, गुड गुड, आंसर देने लगे रहे सब लोग। दीजिए भाई आंसर, केवल 50 लोग उत्तर दे रहे हैं और आज लाइक भी नहीं किया आप लोगों ने। करो भाई, लाइक वाइक करो। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 15? बताओ भाई। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा भाग, वित्त आयोग का उल्लेख ये भाग 12 में है। किसमें है? भाग 12 में। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल भी आप बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 280, ठीक है, आर्टिकल 280 भाग 12, याद रख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अच्छा, भाग 11 किसके बारे में है, कोई बता सकता है? भाग 11, भाग 11 संघ और उनके राज्यों के बीच संबंध को परिभाषित करता है, राज्य और उनके राज्यों। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11 अगर पूछ लिया जाए तो भाग ये भी। अच्छा, 15 पूछ लिया जाए तो आपको पता ही होगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 15 चुनाव आयोग का उल्लेख करता है। ठीक है, भाग 15 चुनाव आयोग का उल्लेख करता है। और एक ही भाग बचा है, भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख करता है, SC एंड ST। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भाग 10, 11, 12 और 15 सभी भाग को याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। पहला क्या है? संवैधानिक संशोधन विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, साधारण बिल या फिर उपरोक्त तो सभी। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? केवल साधारण बिल। साधारण बिल राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, संवैधानिक संशोधन नहीं लौटाया जा सकता, धन विधेयक नहीं लौटाया जा सकता, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रपति संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार। आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा भाई? 16 नंबर सवाल का जवाब होगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य आपकी नहीं, कर्तव्य सुरक्षा करना आपका कर्तव्य वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो वर्णित है वो आर्टिकल 49 में वर्णित है। आर्टिकल 49 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा करना। ठीक है, ठीक है हमारे प्यारे दोस्तों भाइयों। ठीक है, आज कुछ लोग नाराज हो गए, नाराज मत हुआ करो भाई बात पे। देखिए उस पर नहीं आना है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। मैं चाहता हूं ना कि आप सिक्के के दोनों पहलू, जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे ना तो आपको पॉजिटिव में भी कुछ चीजें लिखनी रहेंगी, कुछ चीजें निगेटिव में भी उसके पॉइंट लिखने रहेंगे, और फिर उस चीज का एक आपको उपसंहार, कंक्लूजन देना पड़ेगा। ये तो जब कोई चीज पॉजिटिव आपको दिखे और उसके निगेटिव तत्व भी देखें, तब जाकर के आप पढ़े लिखे कहलाएंगे। हमारे कहने का बस इतना सा मतलब है, हमको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है और सब चीज़ों से। ठीक है, तो जो रियल है उस पर ज़्यादा हम फोकस करें और सारी चीज़ें
नहीं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग के हित की बात कर रहा हूं। और खास करके आज के समय में जान रहे हैं, सब लोग बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, मुस्लिमों की बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे, पंडितों की बात करेंगे, छात्रों की बात कोई नहीं करेगा। कोई भी पार्टी ऐसा नियम कानून नहीं लेके आ रही है जिसमें छात्रों का हित हो, जिसमें छात्र नौकरी पाएं। तो आप, और सबसे ज्यादा जो सुधार सकता है देश को, वो सुधार सकता है कौन? वो सुधार सकता है आपका छात्र। जो युवा पीढ़ी है वही देश को सुधारेगा। और देश को कौन सुधारेगा? छात्र सुधारेगा। और छात्रों के हित की बात कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं, सब अपने फायदे की बात। कोई नहीं नौकरी निकाल देगा कि आप रोजगार, अच्छा रोजगार आपको मिल जाएगा तो आप भीड़ में शामिल कहाँ होंगे? तब तो आप कट लेंगे। इसी वजह से और लोग चाहते हैं कि रोजगार ना मिले। तो छात्र की जो संघर्ष है, छात्र का जो जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छात्र ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और वो जो जीवन की कठिनाइयां हैं वही आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी। बाकी और कुछ सब आपके लिए हवा है और कुछ नहीं है। तो आप केवल छात्र हैं, आपकी उम्मीदें हैं, माता पिता की उम्मीदें हैं, हमसे भी जुड़ी हुई हैं, हमारे घर वालों की उम्मीदें। तो उस उम्मीद पर खरे उतरना है, फालतू के आडंबरों में हमको नहीं फंसना है। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब है। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत अति। और एक ही सारी समस्या का समाधान एक ही है। हमको मुफ्त राशन नहीं चाहिए, हमको दवाई फ्री में नहीं चाहिए, फ्री में मत दो भाई हमको तुम। हमको कुछ भी मत दो तुम, सिलेंडर भी फ्री में मत दो, मेरा घर भी मत बनवाओ, लेकिन हमको एक चीज दे दो, रोजगार। हम सब करवा लेंगे, हम अपनी मर्जी से बनवाएंगे भाई। हमको आप रोजगार दे दीजिए, मांग रहे हैं, हमको रोजगार दे दो। कोई कह रहा है भाई हमको सर नौकरी दे दीजिए, ये मंदिर बनवा दिया, सर नौकरी नौकरी, इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा दिया जलवा दिया, अरे साहब नौकरी नौकरी चाहिए, नौकरी। अयोध्या पूरा चमक गई है, एयरपोर्ट बन गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही। अरे सर रोजगार, रोजगार कहाँ, नौकरी कहाँ है? उसका जवाब कोई नहीं देगा, कोई पार्टी, कोई लोग, कोई कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात को समझ जाइए। हाँ, यूपी पुलिस के लिए 50 लाख आवेदन आए हैं। अच्छा देखिए, आप जब कभी एग्जाम देने गए होंगे, यूपी पेट का एग्जाम देने गए, सुल्तानपुर वालों को आजमगढ़ भेज दिया है, आजमगढ़ वालों को बरेली भेज दिया है, इधर बलिया वाले को सहारनपुर भेज दिया है, इधर बहराइच वाले को इटावा भेज दिया है। बस में लटक करके, यात्रा कर करके, बिना खाए, बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए, रात को स्टेशन पर सो करके आप सेंटर पहुंचते हैं। आधा दिमाग तो वहीं भ्रष्ट हो जाता है, ये इतनी सारी यात्राएं करके। ना आपको रेल की सुविधा, ना आपको बस की सुविधा, किसी भी चीज की सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं दर्शन करने जाएंगे, ये स्पेशल ट्रेन, ये स्पेशल ट्रेन, ये स्पेशल ट्रेन, वो दर्द को कौन समझेगा? हाँ, मैंने वो झेला है भाई। ठंड के महीने में लखनऊ स्टेशन पे 1-2 बजे रात में बच्चे सोते हैं, वहीं बगल में पार्क है, एग्जाम देने जाते हैं। सुबह उनको लैट्रिन करने की भी सुविधा नहीं होती है। लैट्रिन ना फ्रेश हैं, ना खाना खाए हैं, ना चाय पिए हैं, पेपर सेंटर पर पहुंचना है, बेचारे साल भर मेहनत किए हैं, आधा दिमाग वही ब्लॉक है, फिर भी वो पेपर देंगे। तो ये चीज है हमारे समस्या का। इसका हल कौन निकालेगा? कौन, किसने टेंट लगा दिया कि आज प्रयागराज में आरओ का सेंटर आएगा, आरओ के बच्चे आ जाएंगे प्रयागराज में पेपर देने? ये टेंट लगा हुआ है, इसमें आइए, आराम करिए, नहाइए धोइए, अपने सेंटर पे जाइए। हम आपको सेंटर के लिए एक सुविधा उत्पन्न कराते हैं, एक बस लगी हुई है, आप जाइए सेंटर पे पेपर दीजिए। कौन ऐसी पार्टी, कौन ऐसे लोग कर दिए? मुझे तो नहीं नजर आया। तो ये हमको चाहिए, जो आपको चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, दूसरा मूसरा चीज उठा करके ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। गुस्सा नहीं आएगा? आएगा गुस्सा। जब छात्र मेहनत करता है, जी जान लगा कर, ये कोई पढ़ने का टाइम है? सुबह सुबह उठ करके आदमी कोई पढ़ता है, हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, और दूसरे लोग खेल रहे हैं, 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक आप पढ़ रहे हैं। तो इस मेहनत को कौन जानेगा? आप जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जानेगा। इस बात को याद रख लेना। बाकी आप
किसी भी पार्टी का सपोर्ट करिए कि मुझे उससे रत्ती भर, मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, आपकी स्थिति सुधर जाएगी तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इस बात को नोट कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। भाषा के आधार पर, छोड़ दीजिए नहीं तो गुस्सा आ जाएगी, तो फिर बहुत दिन तक ऐसे चलेगा क्लास। छात्रों को तो भूल ही गया है सब कोई, और छात्र जब खुद छात्र को नहीं याद कर रहा तो क्या खाक कोई याद करेगा। फिर उसी में फंस गए, जहां पे सब भीड़ जाएगी वहीं पर जा रहे हो। मेहनत के बाद भी पता चलता है पेपर लीक हो गया है। ठीक है, यूपी में राम राज्य है, बिहार में, बिहार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, उन्हीं की भाषा में बता रहा हूं। कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है। ठीक है, बिहार में कैसा राज है? जंगल राज है। टीचर, आधे से ज्यादा लोग जो बिहार में वैकेंसी निकली टीचर की, 2 बार वैकेंसी निकली, यूपी राम राज्य से लोग जाकर के जंगल राज्य में नौकरी पा रहे हैं। राम राज्य से जाकर के जंगल राज्य में नौकरी पा रहे हैं। इस बात को भी तो ध्यान देना है। तो आप इनका वहां भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव आ रहा है, लेकिन दे तो रहे हैं भाई, अच्छी बात है, दे रहे हैं। चलिए शादी भी नहीं होगी। ठीक है, 17 नंबर को पढ़िए भाई। कहाँ फंस गए हम लोग? हम तो भाई दीपक उपक ले आए हैं, इतना सारा दीपक जलाएं, रात में अपना पूरा स्टूडियो सजाएंगे, घर सजाएंगे, राम आएंगे, राम जी की मूर्ति लेने जा रहा हूँ, पूजा करूंगा, सब कुछ करूंगा। आप भी करिएगा, लेकिन अपना काम कर लीजिए। चलिए फोकस, फोकस। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। बताओ भाई, इसका बताओ। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? किस आधार, किसका किया गया भाई? सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इस बात को याद कर लेना, भाषा के आधार पर 1953 में। ठीक है, 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश आपका अलग किया गया था, गठन किया गया था, कह लीजिए, राज्य बना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल लागू करने की अधिकतम अवधि क्या है? वित्तीय आपातकाल बताइए भाई। 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, इससे रद्द किए जाने तक, अनिश्चित काल तक। 18 नंबर सवाल आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर सवाल का आंसर, जब तक इसके रद्द ना किया जाए तब तक अनिश्चित काल के लिए, ये हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है आर्टिकल 360 में, 360 में इसकी बात कही गई है, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी या फिर डोंगरी? इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपकी राजस्थानी है, यह भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची में राजस्थानी शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं, याद रख लेना है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। 20 नंबर सवाल की आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? 20 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 20 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल कितना होगा? 165, आर्टिकल 165 का क्लॉज 1 ये बात कहता है, याद रख लीजिएगा। इसके साथ में ये आर्टिकल भी याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए
21 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने की शर्त तय करने में सक्षम है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल एक साथ, या फिर संसद। 21 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है, कौन तय कर सकता भाई? ये आपका नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें जो हैं ये तय करता है संसद। ठीक है, तो नागरिकता की बात जो है, जो कानून बनाने की शक्ति है, ये संसद के पास है। और ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 11 में, आर्टिकल 11 में ये बातें कही गई हैं, आर्टिकल 11 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? नागरिकता का उल्लेख किसमें है? नागरिकता का उल्लेख आपका भाग 2 में है। नागरिकता का उल्लेख किसमें है? नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। अगर भाग 2 का आर्टिकल पूछे तो 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक, और भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा 23 नंबर सवाल क्या है? 23 नंबर सवाल को देखिए, क्या है हमारा? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? किसके अंतर्गत? नागरिकता 5 से 11। अभी हमने बताया कि 5 से 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 निम्नलिखित में से कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2019, 10 दिसंबर 2019, 10 जनवरी 2020, 10 दिसंबर 2020। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये डेट बहुत जरूरी है याद करना। आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 2020। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी को भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक या फिर 15 वर्ष तक? 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये बात कितने सालों तक भाई? ये आपका 10 वर्षों तक। जो देशीकरण के आधार पर, अगर किसी देश में आप रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, आप 10 साल तक लगातार रहेंगे, तभी आप देशीकरण के आधार पर नागरिकता पा सकते हैं। 26 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है? 2005 को नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा 2 देशों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अनिवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, चीन और बांग्लादेश, चीन और श्रीलंका। 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये बात याद रखिएगा। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? आप कितने प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या फिर 3 प्रकार? 27 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 5 प्रकार से। कितने के? जन्म के आधार पर, आपका जन्म हुआ, जन्म के आधार पर पा सकते हैं, वंश के आधार पर पा सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर पा सकते हैं, और तीसरा नंबर सवाल प्राकृतिकरण के आधार पर पा सकते हैं। कैसे? प्राकृतिकरण के आधार पर पा सकते हैं। और लास्ट हो जाएगा आपका अधिग्रहित भूमि के एकीकरण के द्वारा। अधिग्रहित भूमि के एकीकरण के द्वारा भी आपको नागरिकता मिल सकती है भारत की। ठीक है, चलिए 5 प्रकार। आगे सवाल देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक कौन पारित कर सकता है? आपका निचला सदन, ऊपरी सदन, ऊपरी और निचले सदन अलग अलग, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 28 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऊपरी सदन और निचला सदन अलग अलग इसको पारित करना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन संभव है, याद रख लीजिएगा। आगे सवाल देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकहितकारी और राजशाही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं? राजशाही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राजशाही जो राज्य है ये आपका भारतीय संविधान का दर्शन बिल्कुल नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, समाजवादी है। समाजवादी का क्या मतलब? क्लासलेस,
क्लासलेस सोसाइटी। कहीं पर कोई क्लास, इतनी शानदार समाजवादी परिकल्पना है, लेकिन क्या करें, समाजवादी खुद पूंजीवादी हो गए हैं, तो कहां से समझ में आएगा। क्लासलेस मतलब अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, ये सब खत्म कर दो, सब एक ही, केवल एक क्लास होगा, उसी में आम आदमी भी चलेगा, उसी में वीआईपी लोग भी चलेंगे। इसी को कहते हैं समाजवाद, लेकिन संभव नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप दिवाली मनाइए और आप ईद मनाइए, हम दोनों में आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है, दोनों में हम सपोर्ट करेंगे और दोनों में दोनों लोग अपना अपना खुश रहेंगे। ये होता है धर्मनिरपेक्ष। और लोकहितकारी राज्य तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपको 1000 बार ये बताया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक ही बार किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, और वो भी 1976 में। इस बात को 1000 बार बताया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन 1 बार हुआ है, और इसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर प्रस्तावना। तो 31 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो हिदायतुल्लाह ने आत्मा कहा है, किस भाग को, प्रस्तावना को आत्मा कहा है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, प्रस्तावना को इन्होंने आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है, कानूनी स्वरूप क्या है भाई, इसे लागू किया जा सकता है प्रस्तावना, और इसे लागू नहीं किया जा सकता। कानूनी रूप से इसको लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसकी जो कानूनी स्वरूप है वो यही है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, गैर न्याय संगत है, कह लीजिए इसको गैर न्याय संगत। ये संवैधानिक भाषा है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल हमारा क्या है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। वी.आर. अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने कहा है भाई, तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है, 2, 3, 1 और 4। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, और वो तीनों प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक है, आर्थिक है एंड राजनीतिक है। 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है हमारे प्रस्तावना में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देगा धार्मिक। तो धार्मिक जो आपका न्याय है, इसकी परिकल्पना नहीं है, तो आप क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा न्याय प्रस्तावना में न्याय नहीं है, ऐसा कुछ दे देगा, धार्मिक न्याय, ठीक है। संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव, वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो 35 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है। किस प्रकार का नहीं है, वितरित, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये तो है, तो ये हो जाएगा आपका ए। 36 नंबर सवाल का आंसर क्या नजर आ रहा है आपको, ए नजर आ जाएगा। आगे सवाल देख लेते हैं, 37 नंबर सवाल,
लोकसभा में राज्यों की सीटें किस पर आधार पर आवंटित की जाती हैं? क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक स्तर पर, या फिर इसमें से कोई नहीं? 37 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र, भाषा, आर्थिक स्तर। इसका आंसर कौन बताएगा? जो किसके, भारत के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में ना। और तो जनसंख्या इसमें है ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 37 नंबर हो गया। अब 38 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल क्या है, पढ़ते हैं। 38 नंबर पढ़ लीजिए भाई। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? 130, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 123। 38 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई अनुच्छेद 253। याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 253। आगे बढ़े, बिल्कुल आर्टिकल 253। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको छांटना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तोता, इसमें क्या शक है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तोता, इसमें क्या शक है? ठीक है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तोता, इसमें शक है शक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? जिसमें शक है तोता, इसमें शक है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, ये बात गलत है। ठीक है, 39 नंबर सवाल का ये हो जाएगा। बाकी उपराष्ट्रपति का 66(1) में ये बात कही गई है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऐसे सवाल आ जाते हैं, एक कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद का सदस्य न होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और वो कौन ले सकता है भाई? वो ले सकता है आपका भारत का अटॉर्नी जनरल। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 88, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 88 में। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। तो सब कुछ है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है ना, बोलने का अधिकार है, सब कुछ कर लीजिए लेकिन मत दीजिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई, देख लेते हैं। अगला सवाल 41 नंबर सवाल की तरफ। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। वन ऑन ओनली संसद हो जाएगा 151 का 1 के तहत, 151(1). ठीक है, ये आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ लीजिए, 41 हो गया। 42 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, 9वां संशोधन या फिर 8वां संशोधन? 42 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ही संशोधन था और वो हुआ था 1951 में। ठीक है, पहला संशोधन 1951, ए हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अनुच्छेद 24 के अनुसार कौन सा वक्तव्य सही है? पहला वक्तव्य क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार पर रोक है। दूसरा है 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से जबरन श्रम कराने पर रोक। सी है
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में काम पर रखने पर कोई रोक नहीं है। या फिर डी है, बलात् श्रम पर कोई रोक नहीं है। अनुच्छेद 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? 43 नंबर सवाल का आंसर जो पहला है यही सही है, बाकी सभी असत्य हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार पर रोक लगाई गई है। यह आर्टिकल 24 याद रहेगा आपको। चलिए हम बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की तरफ। 44 नंबर सवाल क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 53, 61, 74 या फिर 13? 44 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 61 हो जाएगा, 61। ठीक है, तो बहुत से लोग हुए कल मुझे संपर्क करने की कोशिश किए होंगे, कल संडे है और अनु मैम भी छुट्टी पर हैं, तो उनको रिप्लाई नहीं मिला होगा ना, ग्रुप पर ऐड होना है और बहुत सारी चीज़ें जानकारी लेना है। तो हम लोग बहुत कम छुट्टी लेते हैं, एक ही छुट्टी लेते हैं संडे को भी, सबके पर्सनल काम होते हैं। तो जिसका रिप्लाई कल नहीं गया था उसका रिप्लाई आज हो जाएगा। ठीक है, आज रिप्लाई सबका कर दिया जाएगा। आपकी जो भी आज क्वेरी हो दोबारा आप आज से पूछ सकते हैं। आज हम लोग पूरा फुल फोकस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, के संथानम, वी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 45 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वी.एन. राव। ठीक है, वी.एन. राव। चलिए पंचायती संविधान की, ये अनु मैम कौन है सर? अरे अनु मैम है, जो तुम सुनना चाहते हो ना वो नहीं है, परेशान मत होइए। ठीक है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था, आधिकारिक भाषाएं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, दल बदल विरोधी कानून। 46 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध। 47 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उच्च न्यायालय की बात करता है और उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो 226 होता है। ठीक है, 226 और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को मान्यता देता है? बच्चे, महिला, जनजातियां, दलित। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को मान्यता देता है? किसके शोषण भाई बताओ? संविधान जिसकी मान्यता देता है, जो आप सोचते हो नहीं, जिसकी मान्यता देता है। बच्चे, महिला, जनजाति, दलित इसमें नहीं है। ठीक है, 1, 2 और 3। 48 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 49 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, ये तो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से। देश के किसी भी हिस्से में रहने बसने, ये सब खत्म। किसी भी देश पेशे या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार, ये भी खत्म। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये नहीं खत्म हो सकता किसी भी कीमत पर। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अगर आपको कहीं घूमने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही लॉस हो रही है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रावधान के बारे में चर्चा करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात करता है। बजट ऐसे बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है संविधान में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 108, 109, 110 और 112। तो 50 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 51 नंबर सवाल। ठीक है, तो 108 तो आप जानते ही होंगे, जो संयुक्त बैठक की बात की जाती है, और 109 धन विधेयक के संबंध एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक संबंध में ही एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ये संयुक्त बैठक है। और 110 जो है धन विधेयक की बात की गई है, धन विधेयक। और 112 जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहा है। ठीक है, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है भारत के अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक के उप महालेखा परीक्षक, किसी राज्य का राज्यपाल, उपर्युक्त सभी। 51 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। ये अटॉर्नी जनरल भी नियुक्त होता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी राष्ट्रपति के द्वारा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। जो अटॉर्नी जनरल की बात कही गई है ये 76 में कही गई है, और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है 148 में की गई है, और किसी राज्य के राज्यपाल की जो बात कही गई 155 में कही गई है। तो ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, ये अनुच्छेद 76, और ये आपका राज्यपाल 155। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई? सेना निवृत्त के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेना नहीं, सेवा होगा। सेवा निवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। 52 नंबर सवाल, ध्यान से उत्तर करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ उच्च न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताओ। सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहां वकालत कर सकते हैं? कौन बताएगा इसका जवाब? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। क्रिएटिव मैथ करेंगे, वेरी गुड। चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसी भी कोर्ट में नहीं। ठीक है, किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की बात ये कर रहा है, तो राज्यसभा के लिए आपको पता होगा कि राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35। आगे बढ़े, देख लीजिए 54 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा 54 नंबर सवाल? अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की मर्जी तक रहता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है, या फिर 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। 30 कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ये सब केवल कहने की बातें होती है ना। 54 नंबर सवाल का आंसर यही सही हो जाएगा। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, 30 वर्ष नहीं होता है। आपको राज्यपाल बनने के लिए आपको कितने क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो इसका डी सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 55 नंबर सवाल को आपको बताना है। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही भूलता है। अनुच्छेद 19E कहां तक याद करेंगे आप लोग? 19E, भारत के क्षेत्र में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, संघ बनाने के अधिकार नहीं है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, बसने की लिख दीजिए, बसने की स्वतंत्रता। बहुत कठिन है याद करना। यह है आपको पहला। अनुच्छेद 19B क्या कहता है? शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी भी पेशे नहीं, ये गलत है, शांतिपूर्ण सम्मेलन हो जाएगा। याद हो पाए तो याद कर लीजिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन। और जो अनुच्छेद 19A जो बात करता है, वो बात करता है भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपका सी तो इसमें सुमेलित है। ठीक है, सी आपका इसमें सुमेलित है। और 19G किस चीज की बात करता है? किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो केवल सही हो जाएगा आपका सी, 55 नंबर सी। ठीक है, हाँ, एक दिन मैंने कह दिया था परसों वाले वीडियो में कि ये जो घराना है और इनके नर्तक या फिर गायक याद करना बड़ा कठिन है। एक कमेंट आया था कि सर मुझे याद है क्योंकि मैं संगीत की छात्रा हूँ, कोई महिला कन्या ही थी, तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है आजकल कि ये याद नहीं कर पाओगे। याद कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे ये देखो गुरुजी, पूछो हमसे, हमको याद है। भाई ये सबका दिमाग विभिन्न विभिन्न है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? 1975 में जब आपातकाल लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? इस समय भारत के थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष, पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? यह भी सवाल पूछा जाता है, वैसे बहुत पुराना हो गया है। कौन थे भाई? अनंतशयनम अय्यंगार। कौन थे? अनंतशयनम अय्यंगार थे। ठीक है, 57 नंबर सवाल का सी हो जाएगा जवाब। ठीक है, 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। चलो भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, ये आपका आर्टिकल 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नहीं, आर्टिकल 14 नहीं, आर्टिकल 24 के तहत कितने से कम उम्र के, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने, खदान या फिर किसी भी खतरनाक काम में इनको नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक भाई, चलिए अगला क्या है? भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? हाथ से लिखा गया है ना मूल संविधान, बिल्कुल, तो हाथ से पहले लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, याद रख लीजिएगा ये नाम, इन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा लिखा था। तो 59 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? भाई बताओ, ये 26 जुलाई 1950, 26 जुलाई 1948, 26 जुलाई 1947 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? आंसर हो जाएगा सी, 26 जुलाई 1947। 60 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहां से लिए गए हैं? अधिकांश प्रावधान कहां से लिए गए हैं? अधिनियम 1919, अमेरिकी संविधान, आयरलैंड के संविधान, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 61 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम
35 से लिया गया है, यानी कि अधिकांश प्रावधान के मामले में इसमें से एक भी सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? भाई सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। 350 लोग देख रहे हैं, लाइक केवल 300 किए हैं। सब लोग लाइक करो जो नहीं किए हैं। वैसे आज बहुत लोगों को कुछ बातें मेरी बुरी लगी होंगी, लेकिन फिर भी कर दीजिए, बुरी बात नहीं थी, वो अच्छी बात थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आरक्षण का प्रावधान, ये आरक्षण का प्रावधान 15(4) में किया गया है। याद कर लीजिए इसे, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 15(4) में, बिल्कुल सही। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। चलिए 63 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देख लेते हैं। अनुच्छेद 45 का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? अनुच्छेद 45 का प्रावधान 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन, सभी बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 64 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन। 64 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 65 नंबर सवाल, 65 नंबर सवाल हमारा क्या है? देखिए भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निदेशक सिद्धांतों के महत्व एवं प्रकृति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 36, 37, 38 या फिर 39। 65 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 हो जाएगा। 65 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए हैं? किस वर्ष जोड़े गए हैं? 1996, 76, 86 या फिर 66। तो 66 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1976, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, आपने जो पॉलिटी पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, तो आपको पूरी पॉलिटी, कंपाइलेशन का मतलब ही यही है कि सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो ये रिवीजन, अच्छा रिवीजन चल रहा है आपका। मेरे हिसाब से इन सब चीजों के लिए आप किताबें पढ़ते होंगे, नोट्स बनाए होंगे यही चीजें रखने के लिए, तो ये रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इंदिरा साहनी का मामला, SR बोम्मई का मामला, रुदल शाह का मामला, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 67 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 67 नंबर सवाल का हो जाएगा भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा इन किसी के। तो मूल संरचना कब किसमें भाई? आपको याद होगा केशवानंद भारती केस जो कि आया था 1973 में, केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 68 नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल को पढ़िए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित होती है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। 68 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जापान। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो जापान। ठीक है, एक अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है? 69 नंबर सवाल, 69 नंबर सवाल हमारा क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च माना जाता है? किसको? सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर संविधान को? 69 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? इरविन, कॉर्नवालिस, साइमन या फिर क्रिप्स? 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन 1942 की ये बात है। ठीक है, क्रिप्स मिशन की बात कही गई है इसमें। 70 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? चलिए 71 नंबर सवाल हमारा क्या है? भारत के संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या फिर आयरलैंड?
71 नंबर सवाल क्या है, यूनाइटेड किंगडम से ये लिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से ये चीजें ली गई हैं। अगले नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया था? लाखों बार ये चीजें बताई जा चुकी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1950, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, वी.एन. राव या फिर महात्मा गांधी? 73 नंबर सवाल का वेरी बच्चा सवाल, वेरी बच्चा सवाल। ए, राष्ट्रपति सरकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह भी बहुत बच्चा सवाल है। किसके भाई? राष्ट्रपति सरकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्रीकरण, नहीं, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन या फिर शक्तियों का पृथक्करण? शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 74 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा शक्तियों का, जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो पृथक्करण पर काम करती है, शक्तियों का पृथक्करण इसमें होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, इंग्लिश क्राउन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वास्तविक कार्यकारी, अर्धवास्तविक कार्यकारी, नाम मात्र कार्यकारी या फिर मनोनीत कार्यकारी? 75 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? नाम मात्र कार्यकारी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहां गठित किया गया था? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम या फिर स्विट्जरलैंड? 76 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो संसदीय स्वरूप है वो ब्रिटेन की ही देन है, ठीक है, क्लासिकल एग्जाम्पल है ब्रिटेन। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, केसी वेयर, सर आइवर जेनिंग्स या फिर डी बसु? 77 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये जी ऑस्टिन ने यह बात कही थी। अधिनियम 1909 का निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा प्रशासनिक सुधार अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ए इसका जवाब सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 79 नंबर सवाल, भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 79 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 165 दिन, ठीक है। भारतीय संविधान लिखने में, अच्छा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, लेकिन आपका ये जो आपका लिखने में कितना समय लगा था? 165 दिन। बिल्कुल, देखिए कोई पूरा जब से बनना शुरू हुआ लास्ट तक 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये लगा था, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगर इसमें आपको कुछ लोग इसमें गलती कर जाएंगे अगर ये दिया रहता ऑप्शन तो, लेकिन ये कितने दिन काम हुआ था? कितने दिन काम हुआ था? 165 दिन। मतलब जो सत्र चला था वो सिर्फ 165 दिन चला था, याद रखना इसमें, ठीक है। चलिए तो 165 दिनों के सत्र थे। टाइपिंग भी नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, मत करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अनिवार्य गुण है? राज्य का एक अनिवार्य गुण है लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद या फिर संप्रभुता? 80 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य, अपना निर्णय जब तक आप खुद न ले पाए तब तक क्या मतलब है राज्य का, ठीक है। संप्रभुता। बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, फास्ट इसलिए क्योंकि इजी सवाल है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए चल रहे हैं। तो बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? किसी को डिस्टर्बेंस कि सर बहुत तेज चल रहे हैं? भारतीय संविधान में भारतीय संघ की योजना ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड? 81 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है, कनाडा। चलिए अगला सवाल क्या है? संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था अब समाहित हो गया है। कहां पे आप इसको उठा करके
ठूस दिया गया है, इसको भाग 12 में ठूस दिया गया। 300 का आर्टिकल 300 का, ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप 300A। पहले ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, इसको हटा दिया गया भाई। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए? तो बहुत इजी सवाल है, 83 नंबर सवाल का 42वां संविधान संशोधन, अभी तो आपको बताया था। निम्नलिखित में से किस एक की सदस्यता को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा निलंबित कर दिया गया? ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन या फिर जापान? ये सवाल याद रख लीजिएगा, ये है आपका रूस, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा इसको निलंबित कर दिया गया, ठीक है, रूस हो जाएगा 84 नंबर सवाल के, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ये क्या है हमारा अगला सवाल, 85 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, चीन द्वारा फरवरी 2023 में झोंगसिंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था? मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए, रक्षा संबंधी राजनीतिक उपग्रह है, विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, या चीन की अंतरिक्ष मिशन का महत्वपूर्ण भाग है? ध्यान देना इस बात को, इसका आंसर हो जाएगा विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ठीक है। झोंगसिंग 26 85 नंबर। 86 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है हमारा 86। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत नगरोत्थान योजना का शुभारंभ किया है? गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? 86 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक। 86 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश? 87 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो 7 रक्षा वार्ता का आयोजन ये श्रीलंका के साथ किया है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है 88 नंबर सवाल। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विकल्प का पता लगाया है? फास्फर, जिप्सम या फिर यूरिया, फास्फर और जिप्सम? तो 88 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 88 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? फास्फर और जिप्सम, ठीक है, सी हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण प्रतिबंधित कर दिया था? 3 सहकारी बैंक, 5, 7 या फिर 9? 89 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 5 सहकारी बैंक को यह प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। तो पांचों का नाम अगर याद कर पाए तो याद कर लीजिए, HCBL ये बैंक है एक, ये जो है उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है ना HCBL, तो उत्तर प्रदेश में ही है। एक आदर्श महिला नगरीय सहकारी बैंक, आदर्श महिला करके है, तो ये भी ध्यान में रखना है, आदर्श महिला नगरीय सहकारी बैंक, और ये महाराष्ट्र में है। शिमला ये सहकार बैंक है, और ये कौन सा था? ऐसे 5 बैंक हैं, याद कर लीजिएगा पांचों अगर आपको ध्यान में आए तो, ठीक है। नाम तो बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। 90 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या बात। चलिए अगला सवाल क्या है भाई, 90 नंबर सवाल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो ये हो सकता है भाई आ जाए, आंसर क्या हो जाएगा? 2024 से लेकर के 2027, सी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, शशिकांत शर्मा या फिर विनोद राय? 91 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का
आयोजन किया है? फिलीपींस, जापान, कोरिया या फिर ताइवान? नाम से ही पता चल रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। नहीं, किसका कोरिया हो जाएगा, ताइवान नहीं, कोरिया है। क्या हो जाएगा भाई, कोरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ताइक्वांडो चैंपियनशिप, तो क्या हो जाएगा, कोरिया। हाँ, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। मैन होल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बताओ भाई। मैन होल की सफाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु? आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, चलिए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने खाड़ी देशों को निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ करार किया है? लुलु हाइपर मार्केट, गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल? कौन बताएगा भाई? 94 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बाजरा। ठीक है, 94 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 95 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किन देशों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये तो याद ही होना चाहिए आपको। किसको किसको? दक्षिण अफ्रीका, कंबोडिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया। हाँ, बी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया। करंट अफेयर के सवाल है, आ रहे हैं तो आएंगे, नहीं आ रहे तो नहीं आएंगे, इसमें क्या समझना है। पहली बार निम्नलिखित में से किस भारतीय पनडुब्बी ने इंडोनेशिया की यात्रा की है? ऐसे सवाल आ जाते हैं तो किसने किया है? सिंधु केसरी, आईएनएस सिंधु केसरी ने इंडोनेशिया की यात्रा की है सर्वप्रथम। ठीक है, तो याद रखिएगा। 97 नंबर सवाल। सुर्खियों में सोयूज MS-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने हेतु एक कैप्सूल है सोयूज MS-23। तो क्या ये बात सही है? ये नहीं, रोसकोसमोस की है ना, रूस की है, अमेरिका की नहीं है। रोसकोसमोस रूस की है, तो ये गलत हो गया। यह रूस द्वारा विकसित किया गया एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो रूस के द्वारा तो विकसित किया गया है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल ये नहीं। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने हेतु एक कैप्सूल है। यह बात बिल्कुल सत्य है, केवल तीसरा इसमें सही हो जाएगा, अन्य इसमें गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय योजना ने अपने क्रियान्वयन के 4 वर्ष पूर्ण किए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन से जन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? 98 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 98 नंबर सवाल। ठीक है, 99 नंबर सवाल को देखिए। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल होने का निर्णय लिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, आ जाइए। 99 नंबर सवाल को देखिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा भाई? फ्रांस, जापान, चाइना या फिर भारत? 99 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए बाइडेन प्रशासन ने फरवरी 2023 में विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नामित किया है? अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल या फिर अजय बांगा? 100 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अजय बांगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा कंपाइलेशन। अब इसमें आपको 3 कंपाइलेशन हो गए हैं, अब चौथा और पांचवा 2 कंपाइलेशन और आएंगे, पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। एक कंपाइलेशन हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में कर लिया है, आज दूसरा कंपाइलेशन इकोनॉमिक्स में होगा। तो शाम को आप छुट्टी चाहते हैं क्या? अगर शाम को छुट्टी चाहते हैं रात वाली क्लास का, तो अगर मनाना है, वैसे तो हमको तो नहीं लगता छुट्टी करनी चाहिए। फिलहाल 4 बजे तो टेस्ट होगा, हिंदी का टेस्ट होगा। ठीक है,
4 बजे हिंदी का टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक यूपी पीसीएस का टेस्ट आया है, दृष्टि आईएएस का तीसरा टेस्ट, 2 हम लोगों ने कर लिया है। तो मैं ये सोच रहा हूं आज 4 बजे यूपी पीसीएस का टेस्ट करा दिया जाए क्या, तीसरा नंबर टेस्ट। चलिए, ऑफ नहीं चाहिए, ऑफ नहीं होगा, ठीक है, क्लास होगी। तो ठीक है, 4 बजे आइए, 4 बजे हिंदी का टेस्ट आज दे दीजिए आप लोग, ठीक है। 4 बजे किस चीज का टेस्ट होगा भाई, जैसे होता है कौन सा, जानिए अपनी औकात, हिंदी का टेस्ट, हिंदी मॉडल पेपर जो हो रहा है, हिंदी टेस्ट ठीक 4 बजे हाजिर हो जाइएगा, और रात ठीक 8 बजे इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। तो नो छुट्टी, काम शुरू, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आज बहुत चोट भी लग सकती है सबको ना। कॉल सेशन रात में होगा, आज रात में, ठीक है, क्लास के बाद 10 बजे के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जिनका जो आहत हुए होंगे, जिनको मेरे विचारों से चोट लगी होगी, दिल छलनी हो गया होगा, तो उनको उनसे क्या कर सकते हैं, अपना जुड़वाएं कहीं और क्या कर सकते हैं। सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं 4 बजे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। 4 बजे का मतलब सिर्फ 4 बजे होता है, 1 मिनट इधर उधर भी नहीं, क्योंकि 60 मिनट का टेस्ट होगा, उसमें इधर उधर नहीं करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।